तो आज के वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एनिमी सीजन 1 के एपिसोड 1 को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप लोग लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एनिमी का फ़ैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो मिंग रुई को, जो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक वो कहता है मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है सर पर, मुझे जल्द से जल्द उठना पड़ेगा क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और फिर उसके बाद ही मिंग रुई का आँख खुलता है और वो कहता है क्या मैं उठ गया? पर मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, जैसे मानो किसी ने मेरे सर में चाकू घुसा दिया हो। मिंग रुई कहता है कि इस दर्द के साथ तो आज रात में नहीं सो पाऊंगा और लगता है कल मेरा तबीयत खराब होने वाला है। बट सडनली मिंग रुई को रियलाइज होता है कि वो एक अलग जगह पर है। उसके सामने एक टेबल डेस्क है जिसे वो नहीं जानता और जिस रूम पर वो अभी है वो उसका रूम भी नहीं है। और फिर उसकी नज़र रूम के खिड़की पर जाता है जहाँ से उसे आसमान में एक लाल चांद दिखाई देता है। इसके बाद वो अपने आप को आईने पर देखते हुए कहता है क्या ये सच में मैं हूँ जो मिंग रुई, जो उसका असली नाम होता है। मिंग रुई को समझ में आता है कि वो दूसरे दुनिया पर इस बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है जो उसका नहीं है। और वो खुद से कहता है कि मैंने इस टाइप के बहुत सारे नोवेल तो पढ़ी है, पर क्या मैं सच में इस दुनिया पर ट्रांसफॉर्म हो गया? मिंग रुई तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। वो अपने आप को शांत करता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। तभी मिंग रुई को याद आता है कि असली दुनिया में कुछ दिनों से उसका जो लक है वो बहुत ही खराब चल रहा था। और एक दिन जब वो काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते पर एक बुक सेलर मिलता है जो पुराने किताब बेच रहा था। मिंग रुई कहता है पता नहीं उस टाइम मुझ पर क्या भूत सवार हुआ, मैंने एक किताब खरीद लिया और घर पर जाके उस किताब में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक रिचुअल भी कर लिया अपने लक को बेहतर करने के लिए। बट इससे कुछ भी चेंजेस नहीं होता तो उस बुक को मिंग रुई अपने बेड पर फेंक देता है और कहता है सच में मैं इस बकवास चीज पर विश्वास कर रहा हूँ। जो भी हो, इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर मिंग रुई सोचता है क्या मैं उस रिचुअल के वजह से ही इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। लेकिन तभी मिंग रुई का सर फिर से दर्द करने लगता है और सडनली उसे कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक में दिखाई देता है जहाँ पर वो देखता है कि एक रूम के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था और पीछे से उसका बड़ा भाई एंड उसकी छोटी बहन उसे क्लेन मॉर्टी नाम से पुकार रहा था। और क्लेन मॉर्टी जो एक नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के लियोन किंगडम का एक सिटीजन है जो आवावा कंट्री के टिंगेन शहर से है और उसकी पिता इंपीरियल आर्मी का एक सर्जेंट हुआ करता था जो साउथ कॉन्टिनेंट के साथ लड़ाई करते हुए खुद को बलिदान कर दिया। उसके बाद उसकी पिता का पेंशन उसके फैमिली को मिलता था जिससे क्लेन मॉर्टी एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया। एंड उसकी जो मॉम थी वो एक एवरनाइट देवी की पूजा करती थी, पर उसी साल उसकी मॉम भी गुजर जाती है यानी मर जाता है। और क्लेन ने जो एंट्रेंस एग्जाम को दिया था उसमें वो पास कर जाता है और खोई यूनिवर्सिटी में उसे चांस मिल जाता है। एंड क्लेन अब एक 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट में उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन के साथ रहती है। क्लेन का जो बड़ा भाई है वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क का काम करता है और क्लेन खुद एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट स्टूडेंट है। क्लेन को प्राचीन फेसिक लैंग्वेज अच्छे से आता है जो नॉर्थर्न कंट्री में बोली जाने वाली हर भाषा का मूल भाषा है। उसी के साथ क्लेन हेमिस भाषा भी जानता है जो प्रेयर एंड बलिदान से रिलेटेड है और अक्सर ये भाषा प्राचीन कब्रों पर दिखाई देता है। जो भी हो, इसके बाद फ्लैशबैक यहीं पर ही एंड होता है और ये सब देखकर मिंग रुई समझ जाता है कि ये जो मेमोरीज है ये सब के सब इस बॉडी के ओनर का है जिसका नाम है क्लेन मोरियार्टी। लेकिन तभी मिंग रुई को एक नोटबुक मिलता है जिस पर लिखा हुआ था हर कोई मर जाएगा इंक्लूडिंग मैं भी। उसके बाद मिंग रुई देखता है कि उसका हाथ बहुत ही गंदा है एंड नोटबुक पर भी ये थोड़ा सा लग जाता है। लेकिन मिंग रुई तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये चीज़ और कुछ नहीं, खून है। तभी मिंग रुई आईने के पास जाता है एंड अपने सर के पास से अपने बालों को हटाता है। बालों को हटाते ही उसे दिखाई देता है कि उसके सर पर एक गन शॉट का निशान है। इसे देखकर तो मिंग रुई काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि एक गन शॉट के बाद कोई इंसान जिंदा है। मिंग रुई अपने मन में सोचता है कि इतना गहरा घाव के बाद कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है क्योंकि बंदूक की गोली उसके सर के आर पार हो गया था। बट जो भी हो, मिंग रुई देखता है कि गन शॉट की जो गहरा घाव था वो ऑलरेडी हाफ हील हो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। जो भी हो, इस टाइम मिंग रुई के मन में और एक सवाल था कि वो मरा कैसे। लेकिन तभी मिंग रुई का नजर जाता है टेबल पर जहाँ पर एक रिवॉल्वर उसे दिखाई देता है और इस रिवॉल्वर में एक गोली मिसिंग थी। तो बंदे को समझ में आता है कि इसी चीज ने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर यानी क्लेन मॉर्टी को मार डाला था। बट मिंग रुई अभी भी कंफ्यूज था क्या ये सुसाइड है या किसी ने उसे मार डाला है।
क्योंकि जहाँ तक देखा जाए क्लेन मॉर्टी का पारिवारिक स्थिति इतना खराब था कि वो लोग एक गैस लैम्प भी अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन मिंगरुई कहता है कि अगर ये परिवार इतना गरीब है तो मेरे पास रिवॉल्वर खरीदने के पैसे कहाँ से आए। और एग्जैक्टली मर्डरर चाहता क्या है एक गरीब लोअर क्लास हिस्ट्री ग्रेजुएट स्टूडेंट से, क्योंकि मिंगरुई को ऐसा लग रहा था कि ये क्लेन मॉर्टी इतना भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं क्लेन मॉर्टी अपने हाथ और सर पर लगे हुए खून को पानी से साफ करता है और इन्हें साफ करते हुए वो अपने मन में सोचता है ये सब जो यादें हैं वो सब के सब इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर का है। तो उसके हिसाब से क्लेन मॉर्टी के साथ इस घर में उसका बहन भी रहता है जिसका नाम है मेलेसिया। सो मेलेसिया को डर न लगे इसलिए क्लेन मॉर्टी यानी मिंगरुई अपने आप को साफ कर लेता है। उसके बाद मिंगरुई जो अभी क्लेन मॉर्टी के बॉडी में है वो उस रिवॉल्वर को गौर से देखता है और तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्लेन तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर क्लेन घबरा जाता है और रिवॉल्वर को पीछे छुपा लेता है। एंड अभी उसके सामने उसकी बहन मेलेसिया आ जाती है। तो क्लेन कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गए, सच में तुम टाइम को लेके बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो। वही क्लेन एक पॉकेट वॉच निकल कर कहता है मैं तो पापा की इस घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस पर मेलेसिया कहती है उस घड़ी को मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि ये पापा की आखिरी निशानी है। तो अब हमें मेलेसिया मॉरिटी के बारे में बताया जाता है जिसकी उम्र है 16 साल और वो मॉरिटी फैमिली का सबसे छोटी बेटी है जो तिंगेन टेक्निकल स्कूल में स्टीम एंड मशीनरी डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है जिसका सपना है एक दिन स्टीम मैकेनिक बनना। मिंगरुई मन में सोचता है ये छोटी बहन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लेन के यादों में था और जब बात मैकेनिकल चीज़ों की आती है तो ऐसा लगता है कि मेलेसिया में सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और तभी मेलेसिया कहती है लो इस घड़ी को मैंने ठीक कर दिया है। क्लेन कहता है सच में तुम तो कमाल की हो। उसके बाद सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मेलेसिया उसके भाई क्लेन के लिए ब्रेकफास्ट लाती है और वो बोलती है कि तुमने कहा था कि आज तुम्हारा एक इंटरव्यू है तो मैंने तुम्हारे लिए आज सूप बनाया था। और फिर मेलेसिया क्लेन को कहती है कि जब तुम इंटरव्यू देके घर वापस आओ तो कुछ फ्रेश ब्रेड और उसके साथ मीट एंड मटर लाना मत भूलना। एंड मेलेसिया अपने भाई को ये चीज़ फिर कहता है कि याद से ले आना। क्लेन भी लाइक ठीक है मैं ले आऊँगा। वही मिंगरुई अपने मन में सोचता है कि सच में ये अपने बेवकूफ़ भाई को कितना प्यार करता है। और फिर मिंगरुई जो अभी क्लेन मॉरिटी के बॉडी में है वो सोचता है अगर मैं आज मार्केट में जाकर कुछ टेपल फूड खरीद लाऊं तो मैं और एक रिचुअल कर सकता हूँ और शायद मैं अपने दुनिया में वापस जा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं क्लेन मॉरिटी अपने पार्ट्स को ढूंढता है मार्केट जाने के लिए और ये चीज़ उसे उसके बेड के नीचे से मिलता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आके क्लेन सोचता है सच में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दुनिया में हो। मार्केट में आके आपको हमेशा लोअर क्लास के लोग जिंदा देखने को मिलेंगे एंड अब किसी भी दुनिया में क्यों ना हो पैसा हमेशा बहुत ही खूबसूरत होता है। मिंगरुई कहता है भले ही मैंने इस दुनिया पर पुनर्जन्म लिया है पर मैं अभी भी बहुत ही गरीब हूँ। क्लेन बोलता है कि ये सब सोच के कोई फायदा नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ टेपल फूड खरीदना होगा जिससे मैं एक और लक रिचुअल करके अपने दुनिया में फिर से वापस जा सकूं। जो भी हो उसके बाद हम देखते हैं क्लेन एक स्टोर पर जाता है जहाँ पर एक लेडी को देखकर वो कहता है गुड मॉर्निंग मिसेस मिरिन, मुझे 8 पाउंड का रे ब्रेड चाहिए। और फिर ये लेडी यानी मिसेस मिरिन पूछती है कि क्लेन तुम्हारा बड़ा भाई बेंसन कहाँ पर है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? लगता है उसे कुछ दिन और लगेगा वापस आने में। सच में वो एक मेहनती लड़का है, मुझे यकीन है कि उसे एक अच्छी वाइफ मिलेगी। मिसेस मिरिन कहती है कि तुम्हें भी मिलेगा क्लेन, तुमने आखिरकार स्कूल ख़त्म कर लिया है और अब तुम एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, वो भी हमारे खोई यूनिवर्सिटी से। एंड तुम भी बहुत जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर पाओगे, तब तुम्हें इस छोटे से अपार्टमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद के लिए एटलीस्ट एक घर खरीद पाओगे जहाँ पर तुम्हारा एक प्राइवेट वॉशरूम होगा। इस पर क्लेन कहता है मिसेस मिरिन आप एक बहुत अच्छी यंग लेडी हो। वही मिंगरुई अपने मन में सोचता है मेरे पास क्लेन का जो यादें है उससे मैं आने वाले इंटरव्यू में नहीं जा सकता। इससे बेहतर होगा कि मैं अपने दुनिया में वापस चला जाऊँ जहाँ पर मेरा घर और दोस्त इंतज़ार कर रहा होगा। बट जो भी हो मिसेस मिरिन कहती है कि ये लो तुम्हारा ब्रेड, इसका प्राइस है 9 पेंस। इसे सुनकर क्लेन कहता है 9 पेंस? 2 दिन पहले तो इसका प्राइस 11 पेंस था और 1 महीने पहले इसका प्राइस तो 15 पेंस था। इस पर मिसेस मिरिन कहती है कि इसके लिए तुम्हें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने प्राइस कम करने के लिए प्रोटेस्ट किया था। बट जो भी हो उसके बाद क्लेन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए वो देखता है कि कल रात यहाँ पर एक सर्कस शो होने वाला है। इसे देखकर क्लेन अपने मन में सोचता है कि मेलेसिया को ये ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन पता नहीं इसका टिकट प्राइस कितना होगा। लेकिन तभी क्लेन को पीछे से एक लड़की पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भविष्यवाणी यानी फ्यूचर बताऊं? इस पर क्लेन कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बट ये लड़की कहती है कि मेरी टैरोट कार्ड की भविष्यवाणी बहुत ही एक्यूरेट होती है।
इसे सुनते ही क्लेन के अंदर जो मिंगरुई है वो एक पल के लिए चौंक जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये तो एग्जैक्टली सेम चीज है जो पृथ्वी पर होता है। मिंगरुई कहता है अगर मैं सही से सोचूं तो टैरोट कार्ड जिसकी आविष्कार लगभग 170 वर्ष से भी पहले रॉसेल गुस्तव द्वारा किया गया था, जो उस टाइम 29 गणराज्यों के वाणिज्य दूत हुआ करते थे। मिंगरुई ये भी मेंशन करता है कि रॉसेल गुस्तव ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, सेल बोट में सुधार किया और 29 किंगडम के शासन को उखाड़ फेंका। एंड क्राफ्ट्समैनशिप के देवता के चार्च ने उन्हें परमिशन दिया और वो 29 गणराज्यों के पहले वाणिज्य दूत बन गए। बाद में उन्होंने कई देशों के खिलाफ युद्ध यानी जंग छेड़ दिया और लेनबर्ग जैसे कई सारे कंट्रीज को अपने अंडर प्रोटेक्शन में ले लिया। उन्होंने लोएन किंगडम, फिनापुटर किंगडम, फेसक किंगडम और नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पावरफुल देशों को भी 29 गणराज्यों के सामने झुका दिया था। रॉसेल के शासनकाल के दौरान ही चर्च ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप को 5वें युग में अपना पहला डिवाइन पावर प्राप्त हुआ था और तब से ही गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का नाम बदलकर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी रख दिया गया। मिंगरुई ये भी कहता है रॉसेल ने टैरो कार्ड भविष्यवाणी का भी आविष्कार किया था और उन्होंने पेपर बेस्ड टैरो कार्ड की भी स्थापना की। उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसे कैसे खेला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली जीवन के अंतिम वर्ष में उनके साथ विश्वासघात हुआ। यानी 5वें युग के वर्ष 1198 में इटर्नल ब्लेजिंग सन के चर्च ने शोरेन परिवार और पुराना 29 साम्राज्य के फैमिली एंड और भी नोबेल फैमिली के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। तो क्लेन के बॉडी के अंदर जो मिंगरुई है उसे ऐसा लगता है कि रॉसेल गुस्तव भी शायद उसके तरह ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होके आया था। जो भी हो, अब क्लेन उस लड़की को कहता है कि अगर कीमत सही हो तो मैं इसे एक बार ट्राई करूंगा। इस पर लड़की कहती है सर आज आप यहाँ पर आने वाले पहली कस्टमर हो, इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। जो भी हो, क्लेन यहाँ पर बैठ जाता है और ये लड़की क्लेन को कार्ड शफल करके एक कार्ड चुनने के लिए कहती है। क्लेन कार्ड को शफल करके उसे देता है तो ये लड़की पूछती है आप क्या जानना चाहते हो, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। क्लेन कहता है मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में जानना है। इस पर ये लड़की कहती है तो प्लीज कार्ड को दोबारा शफल कीजिए। क्लेन भी उसे खुशी खुशी कार्ड शफल करके देता है और फिर ये लड़की उसके सामने 3 कार्ड रखता है। पहला कार्ड पास्ट, दूसरा कार्ड प्रेजेंट और तीसरा कार्ड फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। इसके बाद ये लड़की क्लेन से पूछती है सबसे पहले तुम कौन सा कार्ड देखना चाहोगे। क्लेन कहता है मैं सबसे पहले प्रेजेंट को देखूंगा। इस पर ये लड़की कहती है ठीक है और वो कार्ड को स्विच करता है एंड हम देखते हैं इस कार्ड का नाम है द फुल। इसे देखकर क्लेन अपने मन में सोचता है द फुल होता है टैरो कार्ड का सबसे पहला कार्ड। ये कार्ड एक नए शुरुआत को दर्शाता है, वो भी कई सारे पॉसिबिलिटीज के साथ। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और एक लड़की आ जाती है जो इस लड़की पर चिल्लाते हुए कहती है तुमने फिर से मेरा रूप ले लिया। ये लड़की कहती है जल्दी से उठो और यहाँ से निकल जाओ और भूलना मत कस्टमर को उनका भविष्य बताना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और ये लड़की उस फेक लड़की को बाहर निकल देती है, पर वो लड़की जाते हुए क्लेन से कहती है कि ज़्यादा मत सोचो क्योंकि भविष्यवाणी मुझे पसंद है और इसके अलावा मेरा भविष्यवाणी और एक्सप्लेनेशन काफ़ी एक्यूरेट होती है। जो भी हो, इस फेक लड़की को भगाने के बाद अब ये लड़की क्लेन से कहती है सर क्या आपको आपके कार्ड के एक्सप्लेनेशन में मेरी हेल्प चाहिए। इस पर क्लेन पूछता है क्या ये फ्री होगा। ये लड़की कहती है नहीं। क्लेन कहता है फिर तो रहने दो, क्योंकि क्लेन के पास खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं है। मिंगरुई जो क्लेन मॉरिटी के बॉडी में है वो सोचता है सच में बेनसन जो इस घर को चलाता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं क्लेन अपने घर वापस आ जाता है और उसने कुछ स्टेपल फूड भी खरीद लिया है, तो अब जाके वो लक रिचुअल कर सकता है। इसके बाद क्लेन घर के चारों कोने पर स्टेपल फूड रख के लक रिचुअल स्टार्ट कर देता है। इस रिचुअल को स्टार्ट करने के कुछ देर बाद ही क्लेन का सर फिर से दर्द करने लगता है एंड उसके सर में इतना ज्यादा तेज पेन हो रहा था कि वो अपने आंखों को भी ओपन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जब उसका आंख खुलता है वो देखता है उसके चारों तरफ सिर्फ कोहरा है। और फिर उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और गाइस इस लड़की का नाम है ऑड्रे हॉल, जो एक आईने के सामने बैठी हुई थी। वो कहती है जादुई आईने जल्दी करो और जागो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। पर इससे कुछ होता नहीं है तो ये लड़की मुंह फुला के बैठ जाती है और कहती है पिताजी ने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने कहा था कि ये एक मैजिकल आईना है जो कभी प्राचीन सोलोमन साम्राज्य के अंधकार सम्राट का हुआ करता था। बट तभी अचानक से ऑड्रे देखती है कि मिरर में से कुछ चमक रहा है। उसके बाद सीन फिर से थोड़ा सा चेंज होता है, हमें एक जहाज दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम है एल्गर विल्सन। उसके हाथ में एक डायमंड था एंड वो कहता है कि हमारे पास अभी भी घोष सर के खून की कमी है। पर तभी अचानक से उसके हाथ में जो डायमंड था वो चमकने लगता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लेन को दिखाया जाता है जो अभी भी इसी कोहरे में फंसा हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वही लड़की ऑड्रे हॉल एंड वही लड़का एल्गर विल्सन दिखाई देता है। ऑड्रे एंड एल्गर क्लेन से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो क्लेन को खुद नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया कि उसके रिचुअल के वजह से ही ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। सो क्लेन अपने मन में सोचता है कि मुझे खुद को एक्सपोज करने से पहले मैं इनसे कुछ बातें कर लेता हूँ, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाऊंगा मैं। और फिर क्लेन इन दोनों से कहता है कि ये तो मेरा एक कोशिश था। क्लेन की बातें सुनकर ये दोनों तो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन ये लड़की ऑड्रे कहती है कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे थे अगर वो पूरी हो गई हो तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ। इस पर क्लेन कहता है बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी वापस भेज सकता हूँ। इसे सुनकर ये लड़की ऑड्रे मन में सोचती है कि ऐसा नहीं लगता कि इस आदमी का कोई गलत इरादा है, और वैसे भी मुझे हमेशा से कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करना था क्योंकि मुझे मिस्टीरियस एंड सुपरनेचुरल मिरेकल पसंद है। लड़की की ये बात सुनकर क्लेन अपने मन में कहता है सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में है। जो भी हो, अब क्लेन अपने मन में बोलता है जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस दुनिया का होस्ट हूँ, तो क्या ये मेरे लिए थोड़ा गलत नहीं होगा कि मैं यहाँ पर खड़ा रहूं और सबके सवालों का जवाब देता रहूं। मुझे लगता है यहाँ पर एक टेम्पल होना चाहिए, उसी के साथ एक बड़ा सा लॉन्ग टेबल हो और मैं टेबल का हेड होकर गेस्ट को एक दूसरे से क्वेश्चन करते हुए ऑब्जर्व करूं। और गाइस सीरियसली क्लेन की ये बात सोचने के तुरंत बाद ही अचानक से जमीन के नीचे से एक टेम्पल अपीयर हो जाता है और उसके अंदर वही सब चीज दिखाई देता है जो क्लेन अभी अभी मन में सोच रहा था। ये सब देखकर तो ये तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर ये लड़की कहती है सच में ये खूबसूरत है, मुझे एक बियॉन्डर बनना है। इस पर एल्गर बोलता है अगर बियॉन्डर बनना चाहते हो तो तुम्हें एवरनाइट गॉडेस द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म या नहीं तो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के चर्च में शामिल होना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी लोगों को कभी भी किसी अजनबी से मिलने का मौका नहीं मिलता। मुझे शक है कि चर्च में भी यही हाल होगा, यहाँ तक कि हाई रैंक में भी। फिर भी एल्गर कहता है कि बियॉन्डर अभी भी हमारे कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एक्सक्यूशन एजेंसी में मौजूद है, जो अंधेरे में पनपने वाले बहुत ही डेंजरस खतरों से लड़ रहा है। बात बस इतनी है कि आयरन एज के शुरुआती दिनों के तुलना में अब उनकी संख्या बहुत कम है। ये सब सुनकर ऑड्रे एल्गर से कहती है मिस्टर, आपने जो कुछ भी कहा उसके बारे में मुझे सब पता है, हालांकि मैं उससे भी ज्यादा जानती हूँ, जिसमें नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर और मशीनरी हाइव माइंड भी शामिल है, लेकिन मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। इस पर एल्गर कहता है कि बिना किसी सैक्रिफाइस के तुम बियॉन्डर कैसे बनोगी, और अगर तुम किसी चर्च में ज्वाइन नहीं होना चाहती तो तुम्हें किसी रॉयल फैमिली को ढूंढना चाहिए या नहीं तो किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन को। ये सुनकर ऑड्रे कहती है क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एल्गर थोड़ा सा सोचता है और कहता है एक्चुअली मेरे पास सीक्वेंस 9 पोशन की 2 रेसिपी है। ऑड्रे कहती है क्या सच में, कौन सा 2 रेसिपी। एल्गर कहता है जैसा कि तुम जानते हो कि बियॉन्डर बनने के लिए ह्यूमैनिटी सिर्फ पोशन पर ही डिपेंडेंट रह सकती है, और पोशन के नाम कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है एंड समय के साथ उनमें बहुत बदलाव भी आया है। नामों को हमेशा मॉडिफाइड किया जाता है ताकि वो वर्तमान युग के विचारधाराओं से मेल खा सके। बट जो भी हो, एल्गर कहता है मेरे पास जो सीक्वेंस 9 पोशन है उनमें से पहले का नाम है सेलर, और गाइस इस पोशन का एबिलिटी है कि तुम तूफान के बीच में भी जहाज पर फ्रीली चल सकते हो जैसे कि मानो तुम जमीन पर हो। इसके अलावा ये पोशन तुम्हें पानी के अंदर 10 मिनट तक तैरने की पावर देगा। ये सुनकर ये लड़की ऑड्रे कहती है सुनने में तो ये बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है, जैसे कि मानो समंदर का रक्षक। और फिर एल्गर कहता है दूसरा जो रेसिपी है उसका नाम थोड़ा सा पुराना है, लेकिन उसका नाम है द स्पेक्टेटर। एंड गाइज इसका जो पावर है इसके मदद से तुम्हारी मेंटल एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है और तुम लोगों के मन की बातों को भी देख सकते हो। इसे सुनकर ऑड्रे कहती है कि मुझे स्पेक्टेटर की आइडिया बहुत ही पसंद आई है और इसका रेसिपी मुझे चाहिए, तो बताओ मैं इसके बदले तुम्हें क्या दे सकता हूँ। इस पर एल्गर कहता है मुझे कम से कम 100 मिलीमीटर घोष सार का खून चाहिए। ऑड्रे कहती है अगर मुझे घोष सार का खून मिल जाता है तो मैं कैसे मान लूँ कि एक बार जब मैं तुम्हें वो घोष सार का खून दे दूंगा तो तुम मुझे बदले में रेसिपी दोगे। इस पर एल्गर कहता है मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता दूंगा, या नहीं तो मैं तुम्हें इसी जगह पर रेसिपी बता सकता हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो मिस्टीरियस लॉर्ड है ये हमारे इस डील का विटनेस बन सकता है। मतलब गाइज यहाँ पर बात क्लेन की हो रही है। और फिर ये लड़की ऑड्रे क्लेन से कहती है सर क्या आप हमारे इस डील का विटनेस बनेंगे, क्योंकि आपने हमें यहाँ पर लाया है, इससे पता चलता है कि आपके पास बहुत ही अनोखी पावर है। इस पर क्लेन कहता है क्यों नहीं। और फिर ऑड्रे एंड एल्गर क्लेन से कहता है कि फिर हम आपको किस तरह से ग्रेटिट्यूड दे। इस पर क्लेन कहता है कि तुम लोग मुझे द फूल कह सकते हो।
उसी के साथ गाइज आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है और मैंने बहुत ही लंबा एपिसोड बनाया है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।